नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। यह खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, कनाडा और फ्रांस जैसे मुल्कों ने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे दिया है। इसके क्या मानी है, इस पर बात करूंगा, लेकिन ये पढ़ते हुए, ये जानते हुए कि इन्होंने खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया है, एक बार बिल्कुल ये याद आता है कि यही इंग्लैंड जिम्मेदार है फलस्तीन को तबाह बर्बाद करने के लिए। यहीं पर बाल्फोर जो डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद इजरायली, या आप ये कह सकते हैं जायनिस्ट, वहां पहुंचना शुरू हुए थे और धीरे धीरे फलस्तीनियों को दर बदर करके उस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। फलस्तीनियों ने और अरबों ने उस जमाने में जब जब विरोध की कोशिश की, जब जब एहतजाज खड़ा करने की कोशिश की, पहले तो इजरायली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने तमाशा किया, और जब वो कमजोर पड़े तो इंग्लैंड और अमेरिका ने अपनी फौजें भेजकर वहां फलस्तीनियों को दबाने का काम किया। मैं एक कार्टून देख रहा था और वो कार्टून देखकर मुझे लगा कि ये तो अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहिए। यहां पर एक नल बना हुआ है जिस नल पे लिखा हुआ है फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देना, और उसमें अपने लहू से सने हुए हाथ धुल रहे हैं कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे तमाम सारे देश। इनके हाथ फलस्तीनियों के लहू से सने हुए हैं। ये सब जिम्मेदार हैं उस हालत के जिस हालत में फलस्तीनी आज पहुंचे हुए हैं। गजा के बच्चों की मौत के जिम्मेदार ये सब हैं जिन्होंने इजराइल को हथियार दिया है, पैसा दिया है और इंटरनेशनल सपोर्ट दिया है। आप याद कीजिए, शुरुआत में जब आए थे प्रपोजल सीज फायर के कि जंग को वहां पर रोका जाए, तो जिन मुल्कों ने उसकी मुखालिफत की थी उसमें फ्रांस और इंग्लैंड भी शामिल थे। आज 2 साल की तबाही, और 2 साल क्या, 70 साल की तबाही के बाद मेरे सामने एक वीडियो है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो 1903 का है, 1903 का है, जब फलस्तीनी अपने शहर में रहते थे। ईसाई भी, मुसलमान भी, यहूदी भी आपस में हंसी खुशी रहते थे, नाचते थे, गाते थे। इस पूरी जिंदगी को, इस पूरे चमन को तबाह करने का जो काम किया वो ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता से ज़ायनिस्टों ने किया। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गजा के बच्चों का लहू, फलस्तीन की औरतों और बूढ़ों और जवानों का लहू जितना इजराइल के हाथ पे है, उतना ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों के हाथ पर भी है। और अब जो ये मान्यता मिली भी है, तो क्या मिली है? 1967 के नक्शे पर मान्यता मिली है। ब्रिटेन ने अपना ऑफिशियल नक्शा, जो दुनिया का ऑफिशियल नक्शा ब्रिटेन की निगाह से है, उसको अपडेट किया, और जहां वेस्ट बैंक लिखा था, जहां गजा लिखा था, वहां पर पैलेस्टाइन भी लिख दिया। 1967 के नक्शे पर ये पैलेस्टाइन मुल्क को मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। जरा ये नक्शा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ गजा पट्टी है और एक तरफ जॉर्डन से लगा हुआ वेस्ट बैंक का बॉर्डर है। दोनों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। अगर आपको गजा पट्टी से निकलकर वेस्ट बैंक में जाना हो तो 100 से ज्यादा चेक पोस्ट रास्ते में पड़ेंगे। यानी गजा और वेस्ट बैंक मिलाकर एक मुल्क तो है, ये तो आपने कह दिया, लेकिन गजा और वेस्ट बैंक को जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिसके 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए कोई रास्ता ना हो? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान कोई हो जिसमें राजस्थान से उड़ीसा को जोड़ने के लिए कोई रास्ता ना हो? इस मुल्क को दर्जा दिया गया है खुद मुख्तार मुल्क का। ईस्ट जेरूसलम जो है वो फलस्तीन की राजधानी बनाई गई है। कहा गया है कि फलस्तीन की राजधानी होगी। पता करने की कोशिश की गई है कि वहां पर क्या हालात हैं। पता करने की कोशिश की गई है कि जो वेस्ट बैंक नक्शे में दिखाया जा रहा है उसके कितने हिस्से पर पहले ही इजराइल कब्जा कर चुका है। कोई ऐसा इनके पास मैकेनिज्म है कि उस इलाके को कैसे खाली करवाएंगे, कैसे उस इलाके को फिर से गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को जोड़कर फलस्तीन बनाएंगे? इन सारी चीजों का कोई इनके पास फिलहाल प्लान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यह पूरी तरह से बेकार बात है, इससे कोई फायदा नहीं होना है। ये जो नक्शा आप दुनिया का देख रहे हैं, इसमें जो हरा इलाका है, जो ग्रीन कलर से रंगा हुआ है, जो सब्ज इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका अब उन मुल्कों का है जो फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क मानते हैं। यानी दुनिया का बड़ा हिस्सा, बड़ा क्या, लगभग पूरी की पूरी दुनिया, अगर सिर्फ आप अमेरिका को हटा दें, इजराइल को तो खैर हटाना ही होगा, अगर अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना, हंगरी और 5 छोटे छोटे मुल्कों को हटा दें, तो अब लगभग सारी दुनिया, पूरा एशिया, पूरा यूरोप,
पूरा अफ्रीका और यहां तक कि लैटिन अमेरिका का भी बड़ा हिस्सा, अर्जेंटीना को छोड़ दें तो लगभग पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क मानता है। यह फलस्तीन के लोगों की एक बड़ी जीत है कि कम से कम अब यह मानना तो शुरू किया कि फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क है, वरना लगभग पूरा का पूरा यूरोप फलस्तीन को एक मुल्क मानता ही नहीं था कि फलस्तीन जैसा कोई मुल्क दुनिया में है। अब इन मुल्कों के अंदर फलस्तीन की एम्बेसी खुलेगी। यूके ने, इंग्लैंड ने अब्बास साहब को, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया है, अपने मुल्क में बुलाया है। हिज एक्सीलेंसी लिखा है उनके नाम के सामने। यानी अब इन जगहों पर फलस्तीन की एम्बेसीज होंगी, दूतावास होगी और फलस्तीन की आवाज उठाने वाली जगह होगी। और जब यह सब हो रहा है तो मुझे इंदिरा गांधी की याद आ रही है, जिनके जमाने में यासर अराफात आए थे और यासर अराफात की वैसे ही इज्जत की गई थी जैसे किसी मुल्क के प्रेसिडेंट की इज्जत की जाती है। 1988 से ही हिंदुस्तान फलस्तीन को मान्यता देता है और इस मामले में दुनिया के इन तमाम मुल्कों से वो काफी आगे है। यह अलग बात है कि आज हमारी गवर्नमेंट इजराइल के ज्यादा करीब नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद वक्त वक्त पर फलस्तीन के साथ स्टैंड लेती है। जैसे अमेरिका में जो यूएन की जनरल असेंबली हो रही है, जिसके लिए फलस्तीन के नेताओं को वीजा नहीं दिया गया, उसमें यह तय पाया गया कि फलस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं अब्बास, वो ऑनलाइन वीडियो पर संबोधित करेंगे यूएन जनरल असेंबली को। इजराइल और अमेरिका ने इसकी भी मुखालिफत की, लेकिन हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल था जिसने यह कहा कि नहीं, हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि अब्बास वीडियो पर आकर सारी दुनिया के सामने अपनी बात रखें। कितना झेला है फलस्तीनियों ने और अभी और कितना झेलेंगे, यह समझ पाना, सोच पाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है जो फलस्तीन के इतिहास से परिचित नहीं है। फलस्तीन से जो पहली मिस वर्ल्ड हुई हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो 1.5-2 मिनट का आया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कहां पैदा हुई, उसके बाद कहां जाना पड़ा, कैसे उनके बाप ने मकान बनाया, कैसे उस मकान पर कब्जा किया गया, कितना कुछ झेला उन्होंने अपनी जिंदगी में बमुश्किल 23, 24, 25 साल की उम्र में। वो वीडियो बताता है कि फलस्तीनियों ने अक्टूबर तो छोड़ दीजिए, 7 अक्टूबर की बात छोड़ दीजिए, पिछले 70 सालों में फलस्तीनियों ने कितना झेला है, कितनी बार अपने घर से बेघर हुए हैं। यह सिर्फ नक्शे से नहीं, इस तरह की कहानियों से भी समझ में आता है। और ये जो फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने की मुहिम चली है, जापान भी इसमें शामिल होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने शायद डरा दिया और जापान ने फिलहाल ऐसा न करने का फैसला लिया है। जर्मनी अभी बाकी है, कुछ और मुल्क बाकी हैं, लेकिन देखिएगा बहुत जल्द सारी दुनिया फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देगी। बदलेगा क्या इससे? बिल्कुल गजा के अंदर कोई बमबारी अभी तुरंत बंद नहीं हो जाएगी, यह तय है। नेतन्याहू ने कहा ही है कि हम कोई पैलेस्टीनियन स्टेट बनने नहीं देंगे, जॉर्डन के पश्चिम में कोई भी पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होगा, यह सब कुछ कहा है उसने यह भी कहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं, हम रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे, वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को कब्जा करेंगे। कर लो, जितना करना है कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। यह सब बदलने वाला भी अभी तुरंत नहीं है, यह मैं जानता हूं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि 10 साल भी छोड़ दीजिए, 2 साल पहले आप में से कितने लोग फलस्तीन के मामले को लेकर जरा भी एक्टिव थे? आप लोग कितना सोचते थे फलस्तीन के बारे में? और जब आप लोग नहीं सोचते थे तो पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका, यहां तक कि एशिया का बड़ा हिस्सा भी फलस्तीन को लेकर बिल्कुल सेंसिटिव नहीं था। मुस्लिम मुल्क भी जो थे या हैं, या अरब मुल्क भी हैं, वहां बातें बीच बीच में हो जाती थी, उससे ज्यादा फलस्तीन को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान नहीं थे। लेकिन इस 2 साल की जंग में जिस तरह से वीडियोस लगातार सामने आए हैं, जिस तरह दुनिया भर के लोगों ने बहस की है, इंटेलेक्चुअल्स ने, यूट्यूबर्स ने, पत्रकारों ने, टिकटॉक बनाने वालों ने, सबने जिस तरह से इजराइल की मुखालिफत की है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को खुद मानना पड़ा है कि हम अकेले पड़ गए हैं। आज हालत यह है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा जो होने वाला है, उससे इजराइल को बाहर निकाला जाए, इसकी जबरदस्त मांग चल रही है। यूरोविजन में हर साल हिस्सा लेता है। अब यूरोप के ही नेता कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने यूरोविजन में हिस्सा लिया तो हम बहिष्कार करेंगे। पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल और यूरोविजन दोनों से इसको बाहर कर दिया जाए। कितने ही ट्रेड डील्स टूटी हैं, कितनी जगह पर ऐसा हुआ है कि पोस्टर लगे हुए हैं, इजराइल इज नॉट वेलकम।
और ये जो मैं कह रहा हूं, ये मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं है, यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के तमाम मुल्कों की बात है। आज दुनिया भर में आवाज उठ रही है फलस्तीन के लिए। आज फ्री पैलेस्टीन वो लोग कह रहे हैं जिनका फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। स्वीडन में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, स्टॉकहोम में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, यूरोप में, एशिया में, कहीं भी बैठे हुए हैं और फलस्तीन का झंडा लहरा रहा है। मैक्रॉन ने जब कहा यह कि हम फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं, उसके बाद जो एफिल टावर है, उस एफिल टावर पर फलस्तीन का झंडा लहराया। ब्रिटेन में कितनी ही जगह फलस्तीन का झंडा लहराता है, लहराता रहता है। मैं खुद गया था पिछले साल और मैंने देखा था, आपको दिखाया भी था कि कितनी ही जगहों पर लोग फलस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। तो फलस्तीन का वो झंडा जिसको 2 साल पहले लोग पहचानते नहीं थे, आज दुनिया भर में फैल गया है। हालत यह है कि अमेरिका के अंदर भी लगातार फलस्तीन का फेवर करने वाले, फलस्तीन के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इजराइल की मुखालिफत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजराइल के समर्थकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। आम जनता अपने नेताओं से सवाल पूछ रही है कि तुम इजराइल के जेनोसाइड का समर्थन क्यों कर रहे हो। इसीलिए यह बदलाव जो है ना, यह बदलाव समझना चाहिए और यह बदलाव बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अभी तक यूके के नेताओं को जेनोसाइड नहीं दिख रहा है, फ्रांस को भी जेनोसाइड नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन जानिए इनको भी कल दिखाई देगा। और यह सब कब हो रहा है? जब अमेरिका सीधे सीधे धमकी दे रहा है। उस धमकी को भी दरकिनार करके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्क जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, वो भी अगर फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। और अगर फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने का कोई मतलब नहीं होता तो नेतन्याहू और सार जैसे नेता इस कदर तिलमिलाए नहीं होते। उनकी तिलमिलाहट बता रही है कि दुनिया के स्टेज पर किस तरह वो अकेले पड़ते जा रहे हैं और दुनिया के स्टेज पर अकेले पड़ते जाना क्या होता है, उसका क्या सबब होता है, उसका क्या हासिल होता है, ये किसी को देखना है तो जाकर हिटलर को देखे और समझ में उसके आएगा कि जो गरूर था उसका कि हम तो अकेले दुनिया को तबाह कर देंगे, वो गरूर किस तरह से टूटा और हिटलर इतिहास के कूड़ेदान में ऐसा गया कि आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेना भी गुनाह है। यकीन जानिए एक वक्त आएगा जब यहूदियों के बीच नेतन्याहू का नाम गुनाह की तरह लिया जाएगा। यह वक्त बहुत दूर नहीं है, हमारी आपकी जिंदगी में आएगा। अगले 10 साल दुनिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बहुत मुमकिन है कि अपने इस पागलपन में नई लड़ाइयां छेड़ दे नेतन्याहू। अब वो चाइना को भी दुश्मन कह रहा है। अब वो कह रहा है कि चाइना हमास का सपोर्टर है। चाइना, जितने यूरोप में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको चाइना करा रहा है। लेबनान पे वो बम गिरा रहा है और वहां अमेरिका के सिटीजन्स को मार रहा है। ईरान के खिलाफ लगातार बात कर रहा है और हो सकता है अगले 10-15 दिन में आपको ईरान के खिलाफ एक और लड़ाई शुरू होती हुई दिखे। और यह सब पागलपन तब होता है जब तबाही पास आ जाती है। संस्कृत में एक कहावत कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंतिम समय आता है, जब आपका विनाश होना होता है, तो आप उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। और इसमें अकेले नेतन्याहू नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जोकर राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल है। अब उसको अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए। मतलब बाकी लड़ाइयां लड़के अभी उसका मन नहीं भरा है। जिस अफगानिस्तान से पूंछ दबाकर अमेरिका को भागना पड़ा, वहां का जो बगराम एयरबेस है, जो काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, उस बगराम एयरबेस को लेकर बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर हमें बगराम एयरबेस वापस नहीं मिला तो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरा होगा, बैड थिंग्स होंगी। यानी सीधी धमकी है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकेंगे। अब ये बगराम एयरबेस लेने की बात क्यों हो रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान अमेरिका के भी बहुत करीब है, पाकिस्तान चाइना के भी बहुत करीब है। बड़ा समझौता किया है सऊदी अरब के साथ और लगातार इजराइल के खिलाफ बोल रहा है। हालांकि मैं दिल से आपको बताऊं तो मुझे एकदम भरोसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ किसी सीधी लड़ाई में अमेरिका के मुखालिफ जाकर पाकिस्तान हिस्सा लेगा, लेकिन फिलहाल बोल तो रहा है। और अवाम जो पाकिस्तान की है उसका बड़ा हिस्सा, लगभग सारा हिस्सा इजराइल के खिलाफ है और पाकिस्तान के पास आप जानते हैं एटम बम है। तो बगराम एयरबेस चाहिए अमेरिका को ताकि पाकिस्तान को वो कंट्रोल में रख सके और जरूरत पड़ने पर चाइना के ऊपर भी अटैक वहां से कर सके। अब बगराम एयरबेस की कहानी क्या है? बगराम एयरबेस 1950s में जब रशिया के साथ अफगानिस्तान का समझौता था तो उस जमाने के यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक ने, जो स्टालिन के समय का था, उसने बनवाया था।
उसके बाद जब अमेरिका घुसा अफगानिस्तान के अंदर तो बगराम एयरबेस पर कब्जा किया उसने और उसको मॉडर्नाइज किया, वहां पर नई एयर स्ट्रिप बनाई, बाकी सारा कुछ किया। और उसके बाद जाहिर है कि जब भागना पड़ा अफगानिस्तान से तो बगराम एयर स्ट्रिप लेके तो जा नहीं सकता था, तो वो एयरबेस यहीं रह गया। तो अब वो चाहता है कि उस एयरबेस पर उसकी सेना की एक टुकड़ी रहे, वैसे ही जैसे कतर में एयरबेस है उसका, जैसे सऊदी अरबिया में है, जैसे बाकी जगहों पर एयरबेस है, वो चाहता है अफगानिस्तान के अंदर भी एक एयरबेस हो। अफगानिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम 20 साल और जंग लड़ने के लिए तैयार हैं अमेरिका से, लेकिन बगराम एयरबेस नहीं देंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा देखना होगा। अगर ट्रंप वाकई जिद करेगा तो एक नया फ्रंट खुल जाएगा लड़ाई का, अफगानिस्तान में फिर से तबाही, फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से अपनी टांगे फैलाता जा रहा है ट्रंप, यह तय है कि उसका भी नुकसान होना है, उसकी भी तबाही और बर्बादी होना है। जो मुल्क अमेरिका के इशारे के बिना हिलते नहीं थे, आज वो फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्क, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बिल्कुल अमेरिका के पीछे पीछे चलते रहे हैं, वो आज फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। ईरान उसकी सुनने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान उसको धमकी दे रहा है कि 20 साल और हम लड़ने को तैयार हैं। और चाइना की यह हालत है कि चाइना अगर आज अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिका की सारी इकॉनमी बैठ जाएगी। कर्जे में डूबा हुआ है अमेरिका। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले ट्रंप, लेकिन इतना यकीन जानिए कि अमेरिका के सूरज के डूबने का वक्त अब धीरे धीरे आ रहा है। और अमेरिका का सूरज जब डूबेगा तो इजराइल अपने आप समंदर में डूब जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए। जो मिडिल ईस्ट के देश अभी तक इजराइल के साथ बना बना कर रख रहे थे, वो साफ दुश्मनाना तरीके से सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू कह रहा है कि इजिप्ट सिनाई के अंदर हरकतें कर रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। इजिप्ट को हक है पूरा। और मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट और टर्की 12 साल बाद नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन ये नेवल एक्सरसाइज का टाइम बिल्कुल वही है जिस समय फ्लोटिला गजा के करीब आ रहा है। तो यह प्लान हो सकता है कि अगर इजराइल फ्लोटिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसके ऊपर हमला करे, तो उसके मुकाबले में जो जहाजें हैं टर्की की और इजिप्ट की, वो इजराइल की जहाजों को सबक दिखाएं। तो दुनिया बड़े खतरनाक मंजर में है। लेकिन एक बात जो मैं दोहराता हूं, वो दोहराऊंगा कि इस खतरनाक मंजर से दुनिया जब निकलेगी तो फलस्तीन का झंडा फलस्तीन के ऊपर लहराते हुए हम देखेंगे। हम फलस्तीन को फिर से बनते हुए एक आजाद मुल्क होते हुए देखेंगे और जाएंगे वीजा लेकर फलस्तीन और वहां के लोगों से कहेंगे कि आप जब लड़ रहे थे तो हमने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी आपके साथ देने की, और आज जब आजाद हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा शानदार मुल्क बनाएं जहां सबको सर उठाकर रहने का अधिकार हो, जहां डेमोक्रेसी हो और जहां लोग इज्जत से रह सकें, कह सकें कि हमने जंग किया लेकिन हमने आजादी की लड़ाई अपना लहू बहाकर की, जीती, और आज हमें खुद मुख्तार मुल्क है। यह मेरा भी ख्वाब है, आप सबका ख्वाब है और दुनिया के हर हक पसंद इंसान का ख्वाब है। और यकीन जानिए यह ख्वाब जरूर पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। और वो जो मैं अपील करता हूं, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो इनको दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी मदद हमारे लिए बड़ी मदद होती है। ज्वाइन का बटन आप दबा सकते हैं, या फिर जो हमारा पिन कमेंट है या जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वहां हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।